हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप लोगों ने हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया यूपीएससी का, यूपीएससी ईपीएफओ का, तो आप लोगों ने देखा होगा वो। और जब से ये आया नोटिफिकेशन तो मेरे पास बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक डिटेल वीडियो बना दो कि कैसे तैयारी करनी है, इनका काम क्या है। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है जो यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं या आपने पहले कर रखा है तो कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको एंड तक आप बने रहना, आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी। मैंने कुछ एक सेगमेंट में डिवाइड किया इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसको तैयारी करना चाहिए, देन मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, किसके लिए क्या है, कौन भर सकता है, ईओ एओ क्या है। देन हम बात करेंगे कि ईपीएफओ एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें एओ या ईओ का क्या काम है, उसकी सैलरी क्या है, प्रमोशंस वगैरह क्या है, क्या काम रहता है। देन फिर हम ईपीएफसी जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या करता है, उसकी सैलरी कितनी है, प्रमोशंस वगैरह क्या है। देन हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और जब मैं सिलेबस के बारे में बात बता रहा हूँ और साथ साथ में हम बताते रहेंगे कि बुक्स वगैरह कहाँ से, आप कौन से बुक से रेफर कर सकते हो। तो एंड तक बने रहना, जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर देख लेना। चाहे हम कितना भी यहाँ से प्रोवाइड करें, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन देख लेते हो तो आई कैन गारंटी कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें बहुत इन डिटेल बता रखा है, ये शॉर्ट में है तो आप बहुत कुछ आपको यहां से भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो किसको तैयारी करना चाहिए, तो देखो, अगर आपने सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ये एग्जाम दोगे और निकाल दोगे। ये यूपीएससी एग्जाम ये सेट कर रही है, तो यूपीएससी का अपना एक लेवल है। तो पेपर का लेवल हल्का सा टफ आने वाला है। टफ मतलब एक अच्छा लेवल आने वाला है, टफ तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, लेकिन अच्छा लेवल आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके देगा और हो जाएगा, आपको इसके लिए डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और जॉब बहुत अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो आप। जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो क्लास 1 ऑफिसर है, पे लेवल 10 है इसका। और जो ईओ और एओ है यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, वो पे लेवल 8 है। तो ये जो जानकारी है ये मैंने गूगल, कोरा और वन ऑफ माय फ्रेंड जो ईपीएफओ में पोस्टेड है, अमन कश्यप, आपने उसका इंटरव्यू देख रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन्होंने बता रखा है कि कैसे तैयारी किया है, वो इंटरव्यू भी आप देख लेना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको और पता चल जाएगा आपको कि कैसे उन्होंने तैयारी किया था और कैसे आप कर सकते हो। तो उनसे मैंने ये सारी जानकारी ली है, तो जानकारी काफ़ी ऑथेंटिक है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किसको तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो पहले से या फिर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए एक यूँ कह लो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप क्रैक कर सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा एज कंपेयर टू एसएससी एंड बैंकिंग स्टूडेंट, बट आप कर सकते हो। एसएससी और बैंकिंग वालों के लिए 4 महीने बाद पेपर होना है, 4 महीने में निकाला जा सकता है। इसका सिलेबस ऐसा नहीं है यूपीएससी की तरह, तो निकाला जा सकता है। अब अगर मैं नोटिफिकेशन से गो थ्रू करूं तो एक है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी, 418 वैकेंसी है। उसमें से आप जनरल ओबीसी एससी एसटी देख लेना कितना कितना है। पे लेवल 8 की वैकेंसी है ये। एक चीज ध्यान रखना, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर दोनों सेम जॉब है, अलग अलग डेस्क पे बैठना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीट है जिसका नाम इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सेम बंदा दूसरे जगह पे जाके काम करेगा तो उसका नाम अकाउंट ऑफिसर बन जाएगा। ये रोटेशन में चलता है, 2 साल आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हो, 2 साल आप अकाउंट ऑफिसर होते हो, इस तरीके से चलता रहता है। तो दोनों पोस्ट सेम है, अलग अलग नहीं है। कई लोग पूछने लग जाते हैं ना, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कितनी है, अकाउंट ऑफिसर की कितनी है, तो भैया दोनों सेम वैकेंसी है। ओके, देन फिर हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बारे में बात करूं तो ये पे लेवल 10 है, क्लास 1 ऑफिसर है, ये क्लास ए ऑफिसर में आता है। ये 159 वैकेंसी है। आप इसमें भी जनरल ओबीसी एससी एसटी देख लेना। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करूं तो 25 फरवरी से 17 मार्च तक आप भर सकते हो ये, तो जाके भर दो, लास्ट तक का वेट मत करो। कोई भी एक बैचलर की डिग्री हो जिसके पास, चाहे वो आर्ट से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आप भर सकते हो इसे। कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए, सिंपल कोई भी ग्रेजुएट बंदा दे सकता है, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इसमें ना जब आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास जाओगे की बात करोगे तो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें, जिसमें ये कहा है कि अगर आपके पास डिग्री हो कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये डिजायरेबल है। तो इसका फायदा कहां होता है, तो अगर मैं एग्जाम स्कीम के बारे में बात करूं तो 75% जो मार्क्स होंगे आपके वो होंगे रिटन टेस्ट के, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। मान लो 300 नंबर का पेपर होता है वो, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में देखा जाता है कि अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको 5-10 मार्क्स का फायदा होता है। ये 5 मार्क्स मैक्सिमम 10 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आपके पास कंपनी लॉ, लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री है तो
थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का इतना ही यूज है और कोई खास यूज नहीं है। तो सिंपल ग्रेजुएशन बंदा अप्लाई कर सकता है और जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है वो 17 मार्च 2023 से काउंट किया जाएगा, यानी कि जो लास्ट डेट है नोटिफिकेशन तब तक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ईपीएफओ है क्या, ईपीएफओ एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये। तो देखो इसके नाम से जाओगे तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है या फिर यूं कह लो पीएसयूज होते हैं, अगर आपके पास 20 से ज्यादा इंप्लॉय है ना तो आपको इंप्लॉय का प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना कंपलसरी होता है। तो एज अ ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन यही चेक करती है कि ये जितने भी छोटे मोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं ये इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। एज अ कंपनी एक्ट में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई कंपनी खोल रखा है तो आपको अपने जो इंप्लॉयज वगैरह है उसका पीएफ वगैरह आपको कटवाना कंपलसरी है। तो बेसिकली जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं उसके सैलरी का कुछ पार्ट बेसिकली 24% होता है, ये उनको जमा करवाना ये कंपलसरी होता है। ये पैसा आप निकाल भी सकते हो। अगेन अगर किसी को निकालना हो, किसी के घर में शादी हो, किसी की माँ बीमार है, बहन बीमार है या फिर कुछ भी हो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पीएफ आपका जमा हो रहा है ये आप निकलवा सकते हो। तो ये सब चीजें भी ईपीएफओ एज अ डिपार्टमेंट ही देखती है। तो अच्छा खासा जॉब है और डिपार्टमेंट में पावर भी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जो इस चीज को फॉलो नहीं करती है तो ये चाहे तो उस पर अच्छा खासा पेनल्टी लगा सकते हैं, उनका बैंक सीज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट उन कंपनी को सीज किया जा सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो ना करो, क्योंकि ये लेबर लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। तो पावरफुल जॉब है, अच्छा जॉब है। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि एओ और ईओ का क्या काम है और ये जो कमिश्नर है इनका क्या काम है, तो देखो ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है ना, फील्ड वर्क वगैरह, ये होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम से। पहले हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के बारे में। तो ये क्या करती है, जैसे मान लो मैं प्राइवेट कंपनी में हूं, ठीक है, मेरा कुछ पीएफ कटता है, मुझे अपने कुछ पैसे निकलवाने हैं अब प्रोविडेंट फंड से, तो मैं एक फॉर्म भरूंगा, चाहे ऑनलाइन अप्लाई करूंगा। तो ये सब चीजें ना चेक करता है अकाउंट ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इनका यही काम है कि जो पब्लिक जो है उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पीएफ निकलवाने में, या रिटायरमेंट के बाद उनको कितना पेंशन मिलेगा, पेंशन कैलकुलेशन भी यही करते हैं। कंपनीज वगैरह जो है उनको ऑडिट करना, एक तरह से उनको चेक करना कि वो सही से ये गाइडलाइन वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब इन्हीं का काम है। और जब मैं बात करूं कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर क्या है, तो ये बेसिकली इनका बॉस है, इनके अंडर में ही काम करता है। तो एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर ही आगे चल के असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं। हालांकि उन्हें 14-15 साल लग जाता है। तो प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है, पहला प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है इसमें, तो वही आगे चल के असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनता है। ये अगर कोई छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है तो उसका हेड भी यही होता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होगा ये हेड होता है। ये एक तरह से ऑफिस को रन कर रहा होता है, जो छोटे मोटे ऑफिस होते हैं। जोनल लेवल पे तो खैर जब आप बड़े लेवल पे बात करोगे तो फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं। मेनली इनकी पोस्टिंग जो है ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है। आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर है ये इंटर जोन ट्रांसफर होता है। जैसे अगर आपको दिल्ली जोन मिल गया तो दिल्ली जोन के अंडर जो 5 जोन आते हैं आपका ट्रांसफर वही होगा। हालांकि दिल्ली जोन में जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड भी आता है, लेकिन स्टेट में ट्रांसफर कम ही होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का, ध्यान रखना। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है ये ऑल इंडिया ट्रांसफर है, इनका ट्रांसफर होता रहता है। अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो अगर आप अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है वो अप्रॉक्स 92,000 के करीब होगी। 92,000 अच्छी सैलरी है। इन हैंड 78 के करीब होगी। अगर आप एक्स सिटी में हो तो, वाई सिटी में हो तो 5-6 हज़ार और कम कर दो, जेड कर दो तो 5-6 हज़ार और कम कर दो, तो मेनली वही 5-6 हज़ार का डिफरेंस आता है। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी ना वो अप्रॉक्स 1 लाख के करीब होगी। ये इन हैंड की बात बता रहा हूं मैं, और ग्रॉस सैलरी आपकी 1.25 लाख के अप्रॉक्स होगी। इसके अलावा जो एपीएफसी है यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, इसको लीज का भी फैसिलिटी है। तो अगर किसी सिटी में जहां आपका एचआरए 20,000 बन रहा है तो आप वहां पे 30,000 तक का एक क्वार्टर ले सकते हो, रूम ले सकते हो किराए पे, और उसका पेमेंट जो है वो डायरेक्ट जो बेसिकली
ये है ईपीएफओ है वो करेगी, ईपीएफओ डायरेक्ट उसका पेमेंट करेगी और वो नॉन टैक्सेबल होगा। तो जब आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हो तो कुछ एक प्रोज है, वो उनमें से एक ये है कि लीज फैसिलिटी मिलती है। प्रमोशंस के बारे में बात करूं तो एपीएफसी का प्रमोशन बहुत फास्ट है। जो आप अगर स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हो तो हर 4 या 5 साल में एक तरह से यूं कह लो कि आपका एक प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर बनते हो तो पहले प्रमोशंस के लिए आपको 15 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो प्रमोशन थोड़ा स्लो है, लेकिन जब एक बार आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाते हो तो हर 4-5 साल में आपको रेगुलर इंटरवल पे आपका प्रमोशन मिलता रहेगा। तो ये बेसिकली कुछ पर्क्स वगैरह थे। इसके अलावा बाकी एलटीसी, हेल्थ स्कीम जो है, एचआरए, डीए, ये सब बाकी गवर्नमेंट जॉब की तरह है, तो कुछ भी अलग नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है वही रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहोगे, यूं कह लो मिनिस्ट्री की जॉब नहीं है, बट लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है ये एपीएफओ, ईपीएफओ। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस जो है ना ये अलग अलग है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का अलग है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का अलग है। तो पहले हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर का। तो देखो सिलेबस में सबसे पहले जनरल इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मल इंग्लिश है जो एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछा जाता है, वही इंग्लिश है। इंग्लिश का लेवल इसका थोड़ा इजी रहता है, तो बहुत टफ नहीं रहता है, तो बहुत इजी है। आप प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। देन दूसरा सिलेबस में आ जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री है सिर्फ वही पूछा जाएगा आपसे, फ्रीडम से रिलेटेड, तो आप वो कर सकते हो। देन करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज है, जो गवर्नमेंट के नए नए स्कीम्स बनाती है ना, उन स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये पॉलिटी यूपीएससी लेवल का है, तो आपको लक्ष्मीकांत रेफर करना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत आप इसके लिए रेफर कर सकते हो। देन है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जो हम अगर आप में से किसी ने डबल की तैयारी कर रखी है तो आपको पता होगा कि उसमें अकाउंटिंग पूछा जाता है। तो अकाउंटिंग आप 11th की जो टीएस ग्रेवाल है वो आप रेफर कर सकते हो, 11th क्लास का, तो वहां से आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे कोर्स भी है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप जो वेबसाइट है आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप यूट्यूब का यूज कर सकते हो, और जो गूगल पे बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे वहां से आप पढ़ सकते हो। पर्टिकुलर एक बुक खरीदने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप ये पढ़ने के लिए आप यूट्यूब वगैरह का हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे चैनल है जो ये सब चीजें प्रोवाइड करती है, तो वहां से जाके आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। देन है साइंस एंड टेक है, नॉर्मल साइंस एंड टेक जो एसएससी वगैरह में पूछा जाता है वही है। देन आपका एक जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के पेपर होंगे, अप्रॉक्स लास्ट टाइम 25 से 30 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स से, तो मैथ्स है ये जो एसएससी वाला मैथ्स है उसे थोड़ा डाउन कर दो। एडवांस बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछा जाएगा, बेसिक ही पूछा जाता है, तो इसका मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देन 9th पॉइंट है सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया। तो जो सोशल सिक्योरिटी है यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट्स फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है अगेन जो करंट अफेयर्स वगैरह में, या फिर अगर तुम गूगल करोगे ना कि पिछले 4 या 5 साल में गवर्नमेंट स्कीम्स, तो सामने आ जाएगा, उनको रिसर्च कर लो, आपको अच्छा खासा नॉलेज इस पर मिल जाएगा। ये जो मैंने बताया ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, तो देखो उसके लिए जो इंग्लिश है अगेन सेम इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए था वही है। देन बी पॉइंट है इसका इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, बेसिकली पूरा हिस्ट्री है ये। ओके, तो ये इसके लिए आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ सकता है, और इसके लिए आप स्पेक्ट्रम वगैरह बुक रेफर कर सकते हो जो यूपीएससी के लिए आती है। देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, ये इकोनॉमी है, तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी की जो बुक आती है 11th-12th की एनसीईआरटी आप इसके लिए अगेन रेफर कर सकते हो, और प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड वो आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हो। देन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अगेन आप इसके लिए लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हो। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन, ये कुल मिला के एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है, तो ये भी आप यूं कह लो कि जो करंट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है वहां से आप कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटीज वगैरह भी वहीं से होगा आपका। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो अकाउंटेंसी पढ़ना आपको 11th-12th का है। ऑडिटिंग के लिए आपको ऑडिटिंग जो है ये ग्रेजुएशन में आता है शायद,
बट मुझे नहीं लगता कि उतना टफ पूछा जाता होगा। मैं एक बार फिर भी पेपर देख लूंगा, उनका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले वीडियो में। देन अगेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और इंश्योरेंस वगैरह पढ़ना है, इसके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस और जनरल नॉलेज है, ये आप ल्यूसेंट वगैरह से रेफर कर सकते हो जो एसएससी वगैरह के बच्चे करते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इसका जो मैथ्स है वो बेसिकली जो ईओ और अकाउंट ऑफिसर का था उससे थोड़ा टफ रहेगा। इसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आप जरूर कर लेना। और ये स्टैटिक्स की वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। तो मैथ्स की तैयारी आप यहीं से कर सकते हो, मैथ्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन सोशल सिक्योरिटी मैंने आपको बता ही दिया है, आप ये करंट टॉपिक्स देख लो, गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट्स वगैरह है वहाँ से देख सकते हो, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है जो आपको करंट इवेंट्स वगैरह बताते रहते हैं, वहाँ से आप ये कर सकते हो। तो मेनली ये कुछ चीज़ें थी जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और मैं बता दूँ ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के बारे में बात करूँ तो ये 3-3, 4-4 साल में एक बार वैकेंसी आती है। और अगर मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बारे में बात करूँ तो इनकी जो वैकेंसी है ये 10-10 साल में एक बार आती है। 2015 में लास्ट टाइम आया था, आप देख लो। 2015 से पहले आई थिंक 2007 वगैरह में, और उससे पहले 1999 में। तो यू कैन सी कि बहुत गैप है इनके बीच में। तो अगर आपके समय में आया हुआ है तो यू आर क्वाइट लकी। तो तैयारी करो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए है, जरूर भरो। मैं भी सोचूंगा कि क्या मुझे भरना चाहिए, मतलब एक बार मेरा भी इसने थिंकिंग चेंज कर दिया है। आई कैन ऑल्सो अप्लाई, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और उससे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आई होप मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे और जानकारी मिलेगी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वो उसमें डाल दूंगा। ये सारी वीडियो ईपीएफओ करके है, उसमें सारे डल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं ईपीएफओ में काम करने वाला एक लड़का है जो अमन कैसे मैंने बताया था, उसका मैं एक बार फिर से इंटरव्यू लूंगा और हम उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है, प्रमोशंस वगैरह क्या है, वो खुद आपको बता देगा। आने वाले 15 से 20 दिन में जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा उसका इंटरव्यू ले लूंगा और आपके पास वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में।